ओके सो कैसे हो सारे। वेलकम टू माय चैनल ऑल्सो मी ड्रू। और काफ़ी दिनों से इंतज़ार था मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का। वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के साथ। पूरी प्लेलिस्ट बनाने की इच्छा है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। वेब डेवलपमेंट में क्या आता है, मतलब आप ये वेबसाइट्स खोलते हो, जैसे google.com यहाँ पे खुली हुई है। google.com पे ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अबाउट स्टोर, यहाँ पे कुछ सिंबल्स आ रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पे इनपुट बॉक्स है जहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। और ये जैसे सिंबल्स है, माइक का है, कैमरा का है, यहाँ पे ऐसे सिंबल्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें बनती है हमारी वेब डेवलपमेंट के अंडर। वेब डेवलपमेंट की मदद से हम ये पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। इसका फ्रंट एंड बैक एंड, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, वो भी आगे आने के टाइम पे हम समझाएंगे। अभी हम फोकस रखेंगे अपना उस चीज पे कि ये जो वेबसाइट हमें दिख रही है, मतलब हम यूजर हैं, एक तरह से हम google.com यूज कर रहे हैं, तो हमें जो ये इमेज दिख रही है, हमें जो सिंबल्स दिख रहे हैं, ये कैसे हम बिल्ड करें, इसका पीछे का प्रोसेस क्या है, मतलब गूगल के सर्वर्स में क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे पास आउट हो रही है, वो चीजें बाद की है, वो बैकएंड का थोड़ा बाद में पढ़ेंगे हम। अभी हम फोकस करेंगे फ्रंट एंड बिल्ड करने में। फ्रंट एंड में यही चीजें आ जाती है कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है, यूजर को दिख क्या रहा है। वो चीजें बनाने के लिए हमें बेसिकली 3 लैंग्वेजेस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे HTML से पहले एक लिख देते हैं यहाँ पे ओवरव्यू के। तो इसमें हमें 3 लैंग्वेज की जो जरूरत होगी वो होगी HTML, CSS और JS। ये तीनों कोडिंग लैंग्वेजेस है। HTML क्या करती है, देखो तीनों का अलग अलग काम है बेसिकली। पहले तो HTML क्या करती है, ये जैसे वेबसाइट आप देख रहे हो, इसमें एलिमेंट डालने का HTML का काम है। मतलब हम जो लिखेंगे यहाँ पे, अबाउट हमने लिखा, स्टोर यहाँ पे लिखा, वो HTML का काम है। हमने इमेज यहाँ पे डाली, ये इमेज है या वीडियो जो भी होगा, या GIF है, वो सारा काम मतलब HTML का होगा। ये इनपुट बॉक्स है, ये इनपुट बॉक्स बनाने का काम हमारा HTML का होगा। लेकिन इसे डिजाइन करने का, मतलब जैसे ये इनपुट बॉक्स अगर हम सिर्फ HTML की मदद से डालें तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल खराब सा दिखेगा, बिल्कुल सिंपल सा दिखेगा। सर्च करके देख लेते हैं। ऐसा ये जो लिखे यहाँ पे, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, ये जो बिल्कुल यहाँ पे एक बाउंड्री सी दिख रही है, रेक्टेंगल सा दिख रही है, ये नॉर्मल एक HTML का यहाँ पे इनपुट बॉक्स है। तो चीजें डालने का, मतलब चीजें इंट्रोड्यूस करवाने का वेब पेज पे काम होता है हमारा HTML का। HTML क्या करेगा, इनपुट बॉक्स डाल देगा। अब उसे डिजाइन करने का, मतलब डिजाइनिंग, हर मतलब इनपुट बॉक्स क्या होता है, हर वेबसाइट पे अलग अलग होगा। google.com पे ऐसा है, amazon.com सर्च कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे इनपुट बॉक्स ये वाला, सर्च amazon वाला, ये कुछ अलग है। तो ये सारी डिजाइनिंग की मदद से होती है। ये डिजाइनिंग क्या होगी, ये होगी हमारी ये होगी हमारी CSS की मदद से। CSS एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है, इसे इससे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्टाइलिंग लैंग्वेज है ये। अब भैया HTML की फुल फॉर्म क्या होगी, HTML की फुल फॉर्म होगी मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भूल भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। CSS की फुल फॉर्म सर्च कर लेते हैं, मैं भी भूल गया यार। CSS फुल फॉर्म मैं इसलिए कह रहा था, मतलब याद करने की इनके बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी फंक्शनैलिटी देखो, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स इसकी फुल फॉर्म है, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, HTML और CSS का काम हो गया। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, मैं उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको समझ आए। HTML और CSS जैसे एक घर कोई बना रहा है, तो उस पर अगर कोई पेंट नहीं हुआ, उसे बिल्कुल सजाया नहीं, बिल्कुल वो एक तरह से बिल्ड ईंटों की मदद से वो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है HTML की मदद से, और उस पर जो स्टाइलिंग हो रही है, पेंट हो रहा है, उसे हम कह सकते हैं कि CSS की मदद से उसे हम डिजाइन कर रहे हैं, स्टाइल कर रहे हैं। तो इन दोनों लैंग्वेजेस का ये काम है। वेबसाइट बिल्ड करने का काम HTML का है, और उसे स्टाइलिंग करने का काम हमारा CSS का है। JS क्या आती है फिर भैया, ये JS क्या है, JS मतलब जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट का नाम सुना ही होगा। काफी यूजफुल ये लैंग्वेज है, फ्रंट एंड बैक एंड हर जगह ये काम आती है। JS का अभी हम फ्रंट एंड रोल देखेंगे, फ्रंट एंड में कैसे होगा, इस वीडियो में नहीं देखेंगे, थोड़ा ओवरव्यू समझ लेते हैं JS का काम क्या रहता है, जावास्क्रिप्ट का काम क्या रहता है। तो जैसे मैंने google.com करा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये बटन हमने बना लिया। अब जैसे ये अंडरलाइन यहाँ पे आई, ये CSS की मदद से हमारी हो गई, मतलब स्टाइलिंग हो गई। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म करेगा। लाइक हमने अबाउट पे क्लिक करा तो एक नई वेबसाइट या एक नया वेब पेज यहाँ पे खुल गया। ठीक है, अच्छी बात है, नया वेब पेज खुल गया। ये फंक्शनैलिटी ऐड कैसे हुई, ये हुई जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक
स्टैटिक वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। भैया ये स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती है कि वो रीड ओनली होती है, मतलब आप उस पर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो तो वो बस स्क्रॉल कर सकते हो आप ऊपर नीचे, उसे पढ़ सकते हो, उसमें कुछ क्लिक का बटन को ऑप्शन नहीं है। मतलब ये चीजें जहां पे आप कुछ भी अपने तरफ से फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आ जाती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट में। और ये होती है हमारी डायनामिक वेबसाइट जहां पे हम कुछ भी क्लिक करेंगे। लाइक हमने यहाँ पे माइक वाले कॉलम पे क्लिक करा या इनपुट बॉक्स पे क्लिक करा तो ये सारे ऐसे यहाँ पे मेरी प्रीवियस हिस्ट्री आ गई, सर्च हिस्ट्री आ गई। तो ऐसी चीजें, ये सारी फंक्शनैलिटी ऐड होंगी हमारी जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट बहुत यूजफुल लैंग्वेज है, मतलब ये तो मैंने एक यूज केस बताया इसमें फ्रंट एंड का, लेकिन ये बैक एंड में भी काफी यूजफुल रहती है। मतलब बनाया जब इसे था उस टाइम इसे फ्रंट एंड के लिए ही यूज करा जाता था, लेकिन फिर डेवलपर्स को पता लगा कि यार ये काफी यूजफुल लैंग्वेज है। मतलब इसे हम डेवलपर्स को पता लगा कि ये बैकएंड में भी काम आ सकती है। डेटा रिसीव करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, इस सारे काम में काम आ सकती है, तो फिर इसे बैकएंड में भी यूज करना जाने लगा। ओके, अब इन तीनों का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि मतलब वेबसाइट बनाने में कौन सी लैंग्वेज किस काम आती है। ठीक है, थोड़ा HTML के बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको HTML के बारे में। सीधा आप क्या करना, VS कोड डाउनलोड करना। VS कोड क्या होता है भैया? VS कोड एक एडिटर है जहां पे हम कोड लिखेंगे अपना, और उस कोड को वर्क करवाएंगे। मतलब हमने कुछ कोड लिखा, अब लिख तो हम नोटपैड पे भी सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हम जो कोड लिख रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है, हमें लाइव डेमो देखना है उसका। वो कैसे कर सकते हैं? हमें IDE चाहिए। IDE क्या होती है? वो एडिटर ही समझो अभी के लिए। VS कोड कर लेना डाउनलोड। VS कोड की आप डायरेक्ट सर्च करना vscode.com, वहां पे जाके ये डाउनलोड बटन दबा लेना। विंडोज के हो तो डाउनलोड फॉर विंडोज, मैकबुक के लिए नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कहीं ना कहीं डाउनलोड्स में जाके, मतलब आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिनक्स और मैक का दोनों का, तीनों का ऑप्शन दिख गया, मैं विंडोज का भी। तो सीधा आप डाउनलोड कर सकते हो। और नॉर्मल है यार, कोई भी गेम जैसे आप डाउनलोड करते हो वैसे ही डाउनलोड करना है, सेटअप करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद क्या होगा वो बता देता हूँ मैं। सॉरी, सबसे पहले तो आप क्या करना, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना। जैसे मैंने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, फोल्डर अभी एम्प्टी है, हमने कुछ भी डाला नहीं है इसमें। तो अब क्या करेंगे, हम VS कोड खोलेंगे अपना। VS कोड जब आप खोलोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ऐसा इंटरफेस हो गया, आपके पास ये नहीं होगा, ये कोई, इसे इग्नोर मारो अभी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वो जो फोल्डर हमने बनाया उसे हमें ओपन करना है अपने VS कोड में। क्यों करना है अभी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। फाइल पे जाना, यहाँ पे फाइल दिख रही है ऊपर, फाइल पे जाके यहाँ पे ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर जब आप करोगे तो वेब डेवलपमेंट आपको अपना फोल्डर मिल गया, जो भी आपने बनाया होगा। किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोल्डर हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो आइकन दिख रहा है, ये न्यू फाइल नाम का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे index.html। अब आपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल देखी होगी, डॉट टेक्स्ट फाइल देखी होगी, वो किससे सेव होती है? मतलब एक एक्सटेंशन होता है उसके आगे, .txt होता है टेक्स्ट फाइल के आगे, PPT के आगे होता है .ppt। तो ऐसे कुछ एक्सटेंशंस होते हैं फाइल्स के आगे। वैसे ही HTML की फाइल स्टोर होती है, सेव होती है .html एक्सटेंशन के साथ। नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे index.html रखा। इसकी भी एक वजह है, आप index.html ही रखें हर बार, क्योंकि किसी किसी वेबसाइट में मतलब ये डिफॉल्ट सेटिंग रहती है। अगर आप index.html रखते हो अपना नाम, तो वेबसाइट वो समझ जाती है। मतलब आप अगर डिप्लॉय करोगे अपनी वेबसाइट को वर्सेल वगैरह के थ्रू, क्या होता है, कोई अगर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि अगर डिप्लॉय करोगे तो वहां पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने नाम index.html की जगह कुछ और रखा। रखने को हम अगर लोकली चलाना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ, लाइक कुछ भी लिख सकते हैं, file.html हमने नाम रख दिया। लेकिन अभी के लिए हम क्या रखेंगे, index.html। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अगर आगे जाके आप पूरी डेप्लॉयमेंट स्टेज पे जाओगे, वेबसाइट्स को अपनी लाइव करोगे, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है अगर नेम चेंज रहा आपका। index.html अपनी मेन फाइल को यही रखना होता है। ठीक है, हमने सेव कर ली। ओके, इसे ये सेव हो गई ऐसे, और ऐसे ही ओपन भी हो गई। एंटर दबाओगे सीधा ओपन हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, वो कोड कहाँ गया, ये वाला, ये मैंने कोड कॉपी करा, ये यहाँ पे डाल दिया।
सिंपल सा कोड है, सिंपल से सिंबल्स हैं इसके, आप देख के कॉपी भी कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, आपको क्या जरूरत है, अभी मेरे पास वो एक्सटेंशन है, आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सटेंशन नाम का एक आइकन होगा, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे सर्च करना गो लाइव। ओके, गो लाइव जब आप करोगे आपके पास एक्सटेंशन आना चाहिए, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेट्स सी, गो लाइव कहाँ गया, लाइव सर्वर, लेट्स सी। ओके, तो गो लाइव मत करना, लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन है, मैंने बता दिया। पहले एक्सटेंशन नाम के एक आइकन पे क्लिक करना, फिर सर्च बॉक्स में आप डालना लाइव सर्वर। लाइव सर्वर ये वाला आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे इंस्टॉल का नाम दिख रहा होगा आपको, इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या होगा, अपनी फाइल पे जब आओगे आप, यहाँ पे हम फाइल पे आ जाते हैं, तो आपको नीचे ये गो लाइव जैसा एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी अगर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा आप मैसअप कर चुके हैं, थोड़ा मतलब आप देखिए, डाउनलोड करिए, खुद हाथ पैर मारिए थोड़ा सा। अब आपने कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया, लेकिन इसे सेव करना भी जरूरी है। तो हमेशा याद रखना, अगर कुछ लाइन आप एडिट करते हो अपने कोड पे, तो क्या करना, Ctrl+S दबा के सेव कर लेना, नॉर्मल चीज है। सेव कर लिया, अब सेव करके हम क्या करेंगे, गो लाइव, हमने एक्सटेंशन डाउनलोड करा था वो गो लाइव हम कर देंगे। गो लाइव में क्या होगा, जो हमने कोड लिखा वो डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाएगा। HTML मैंने क्या बताया था, मतलब HTML एक वेबसाइट बिल्ड करता है, तो HTML का कोड वेबसाइट बिल्ड कर देगा, लेकिन ये लाइव नहीं है। मतलब आप किसी और के सिस्टम पे खोलना चाहो, ये वेबसाइट नहीं खुलेगी, ये सिर्फ आपके सिस्टम पे ही खुल सकती है जिसमें आपने कोड लिखा है। ठीक है, हमारी वेबसाइट खुल गई। ठीक है, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, भैया ये इतना सारा कोड का सिर्फ ये इनपुट क्यों आया, सबसे मेन बात तो ये होनी चाहिए। अब आप ये समझिए कि मेन टैग होते हैं हमारे HTML, मतलब तो इसके लिए थोड़ा सा टैग के बारे में आप जानिए, मतलब ओके, टैग्स के बारे में मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं। टैग क्या होते हैं, हम जो भी कोड लिखेंगे अपना, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कुछ इनपुट बॉक्स बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बटन बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हम इन टैग्स के अंदर बनाएंगे। क्यों करना है भैया, अभी कोई जरूरत नहीं आपको जानने की, बस जो हो रहा है करो। ठीक है, हम क्या करेंगे, HTML यहाँ पे, एक मिनट गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं लगाया मैंने, बताता हूँ मैं इसका मतलब क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, 2 मिनट दीजिए मेरे को। ओके, ठीक है, गुड, ठीक है। तो सबसे पहले टैग्स में क्लोजिंग और ओपनिंग टैग्स होते हैं, मतलब ये जो नॉर्मल HTML टैग है ये जरूरी है, ये मेन टैग हमारा, इसके बिना हम HTML कोड नहीं लिख सकते अपना। तो ओपनिंग टैग में क्या होगा, 2 अपने ऐसे एरो, उसके अंदर HTML, ये हो गया ओपनिंग टैग। क्लोजिंग टैग में क्या होगा, हमारा एक स्लैश भी ऐड हो जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हमारा ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। बॉडी का ये ओपनिंग टैग हो गया, भैया ये क्लास क्या लिखी है, भैया ये ID क्या लिखी है, अभी जानेंगे। अभी आप ये मानिए कि नॉर्मल ये बॉडी का ओपनिंग टैग है, नॉर्मल ये क्लोजिंग टैग है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग समझ लीजिए। अब HTML तो मेन हमारा टैग हो गया जिसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे, उसके अंदर भी हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने। अब हमने क्या करा, ये div टैग क्या है, div टैग भी हमारा काम आ गया। सबसे पहले टैग मैंने इसलिए यहाँ पे div टैग रखा कि div टैग का यूज क्या है। div टैग आप इमेजिन करिए एक बॉक्स की तरह, मतलब आप वेबसाइट बना रहे हो और आप क्या चाहते हो, जैसे ये अगर आप बिना डिव टैग्स के लिखोगे या बिना सीधा बॉडी में सारा कंटेंट लिखोगे तो वो सारा एक तरह से मतलब एक साइड पे चिपक जाएगा। तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अलग अलग कॉलम्स को अलग अलग जगह ले जाने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं टैग्स का, मतलब डिव टैग का या स्पैन टैग का। ये दोनों टैग आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिव टैग और स्पैन टैग, ये दोनों टैग एक तरह से बॉक्स की तरह इमेजिन करिए कि अगर हमें यहाँ पे कुछ कंटेंट चाहिए तो एक बॉक्स बना दिया हमने, यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दिया, एक डिव टैग बना दिया, यहाँ पे एक डिव टैग बना दिया, एक उसका कंटेंट यहाँ पे आ गया। ऐसे कुछ हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक चेंज और करना है आपको कोड में, सबसे मेन चेंज है, ये जरूर याद रखना। अब हम अपने मशीन में अगर कोड को खोल रहे हैं तो ये नॉर्मली चल जाएगा, लेकिन अभी ये कोड गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। इसको पहले तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। कमेंट आउट करने के लिए क्या होगा, आप पूरे को सिलेक्ट कर लो इसे, फिर क्या करना, कंट्रोल स्लैश, ये सारा कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट होने का मतलब क्या है,
कमेंट आउट होने का मतलब ये है कि वो कोड एक तरह से कंपाइलर जो होगा, मतलब वो कोड को समझने वाली चीज़, जो हमने कोड लिखा कंप्यूटर उसे समझता है कोड लाइन बाय लाइन, तो वो जो कंपाइलर होगा लाइन को समझने वाला वो इसे इग्नोर कर देगा। वो देखेगा यार कि ये कमेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये कमेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा कमेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब इसे छोड़ देगा, वो इसे रन नहीं करेगा। अब मेन इसका यूजेस क्या है कमेंट का यूजेस होता है कि बड़े बड़े कोड्स होते हैं, मतलब कंपनीज में इतने लंबे लंबे हजारों लाइन के कोड्स होते हैं, उन्हें समझना काफी मुश्किल रहता है, तो हर 5 लाइन 10 लाइन के बाद हर एक मतलब थोड़े बहुत कोड के बाद कमेंट्स डाल दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड इस काम के लिए है, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड इस काम के लिए है। तो ऐसे कुछ नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में जैसे भी हम लिखना चाहे वो कमेंट लिख सकते हैं। वो रन तो होगा नहीं, बेसिकली वो इग्नोर करा जाएगा कंपाइलर के थ्रू। कमेंट हमने कर दिया। अब जब भी हम, और इस सारे को हटा दो, कमेंट भी करने की क्या जरूरत, कमेंट आपको इस सारी चीजों को हटा ही दो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप HTML कोड को स्टार्ट कर रहे हो, ये जरूरी है करना आपको। आप क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना और डायरेक्ट एंटर दबा देना, ठीक है। मैजिक हो गया भाई, मतलब सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के एंटर दबा के इतना सारा कोड आ गया, मजा आ गया। तो ये कुछ बॉयलर प्लेट कोड होता है हमारा HTML का। ये क्या होता है, मतलब अगर डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, जैसे क्रोम ब्राउजर है, बिंग ब्राउजर है, अलग अलग वेब ब्राउजर्स हैं, ब्रेव ब्राउजर है, तो ये सारे ब्राउजर्स हमारे कोड को समझ सके, हमारे कोड को समझ, HTML कोड को समझने का काम ब्राउजर का होता है। ब्राउजर समझता है हमारे कोड को, जब ही तो वो रिटर्न करता है हमारे वेबसाइट को, जो हमारा लिखा है कोड उसे समझ के हमें दिखाता है कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये सारे ब्राउजर्स हमारे कोड को समझ सके, हम इसलिए ये कुछ हमारा बॉयलर प्लेट कोड यूज करते हैं। इनका मतलब क्या है, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, जरूर पढ़ा था अपने जब HTML स्टार्ट करी थी, लेकिन मैं बिल्कुल भूल चुका हूं। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये। हमें क्या करना है, हमें वेबसाइट बनाने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये मेटा कैरेक्टर क्या है, UTF-8, ये मतलब एक तरीके से रीड करने का, फाइल रीड करने का तरीका होता है, लेकिन अभी आपको कोई जरूरत नहीं है तो इसे भूल जाइए। ऐसे कुछ ये वाली लाइन टाइटल है। टाइटल थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जैसे वेबसाइट में आप देखना, जो यहाँ पे आप ये नाम आ रहा है डॉक्यूमेंट, ये नाम वही आएगा जो आपके टाइटल में लिखा है। टाइटल में हमारा डॉक्यूमेंट लिखा है, तो हमारा यहाँ पे नाम भी आएगा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अगर ध्रुव, इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बदल के ध्रुव हो चुका। तो ऐसे कुछ ये डॉक्यूमेंट मतलब, तो ऐसे कुछ ये टाइटल वाला नाम ऐसे वर्क करता है, ठीक है। हेड वाला पार्ट आप यही समझिए कि हेड वाले पार्ट में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कोई एक्सटर्नल फाइल हो वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी हम CSS की फाइल कनेक्ट करेंगे, वो कनेक्ट करना सीखेंगे, यहाँ पे इसमें ही कनेक्ट होगी वो। हम स्क्रिप्ट फाइल लिंक करेंगे, वो वैसे बॉडी में होती है, नीचे होती है, लेकिन हम यहाँ पे भी हेड में भी कर सकते हैं। हेड वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा बैकएंड वाला काम हो गया इसमें, ये समझ सकते हो। तो अब हमें वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। हम बॉडी में क्या बनाते हैं, एक हेडर बना सकते हैं, एक मेन बना सकते हैं, एक फुटर बना सकते हैं। भाई हेडर में वो पार्ट हो जाएगा थोड़ी जहाँ पे हेडिंग्स वगैरह आ गई, मतलब फ्रंट पेज का जो ऊपर की थोड़ी हेडिंग अगर हमें वेब पेज में लगानी है वो हमारी हेडर में डाल सकते हैं हम। मेन में हम पूरा कंटेंट डाल सकते हैं। फुटर में हम बिल्कुल वेबसाइट का बिल्कुल नीचे का फुटर डाल सकते हैं। मतलब ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ ये डिज़ाइन करने के लिए अच्छी रहती है, चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हैं, तो हम यूज़ करेंगे। जब फंक्शनैलिटी दे रखी है तो यूज़ करेंगे। टैग्स के बारे में भी हमने जान लिया, हेडर टैग के बारे में जान लिया, मेन टैग, फुटर टैग, 3 टैग के बारे में सीख चुके हैं हम। अब हेडर टैग में जैसे हम हेडिंग लिखना चाहते हैं, हेडिंग लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 6 तरह की हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं हम, H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी हमारी, H6 सबसे छोटी हेडिंग होगी। तो H1 जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्रुव लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक H6 बनाता हूँ मैं, यहाँ पे भी मैं ध्रुव लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं साइज का कितना डिफरेंस रहेगा, मतलब साइज का ही डिफरेंस होता है इसमें। तो देखते हैं, एक बार रिफ्रेश हो रही है वेबसाइट हमारी, अपने आप हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारी हो गई H1 की हेडिंग जो इतनी साइज की है। ये हो गई हमारी H6 की, वह हेडिंग बहुत छोटी दिख रही है। तो ऐसे कुछ डिफरेंस होता है हमारा H1 से लेके H6 तक की ये 6 हेडिंग्स का। फिर हम ये मतलब टेक्स्ट के लिए यूज होता है, मतलब टेक्स्ट हमें लिखना है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। नॉर्मली हम विदाउट हेडिंग के भी लिख सकते हैं, लेकिन
वही बात हो गई, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, हमें ऑर्गेनाइज करना सीखना है, तो उसके लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही कुछ एक पैराग्राफ टैग होता है, इसे हम हेडर में नहीं लिखते, हेडर का काम इतना ही है बस, चलो ठीक है। हम लिखते हैं पैराग्राफ टैग मेन बॉडी में, अपनी मेन बॉडी में हमने पी टैग लगाया। मैंने क्या बताया आपको, पी टैग में हम कुछ भी लिखेंगे। ध्रुव हैज अ इंस्टा हैंडल ऑल्सो मी ट्रू, ये हमने एक लाइन लिखी, हम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। वो पैराग्राफ कैसे शो होगा यहाँ पे, तो ऐसे कुछ ये पैराग्राफ वाली लाइन यहाँ पे शो होगी और इस साइज की यहाँ पे शो होगी। अब हम इन टैग्स में स्टाइलिंग करके इनके साइजेस, इनके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, वो हम करेंगे CSS में। अभी हम पढ़ रहे हैं HTML पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो अब क्या होगा, पैराग्राफ टैग के बारे में आपने जान लिया, आपको पता लग गया अच्छे से, ये काम इनके रहते हैं। डिव और स्पैन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। डिव टैग कुछ नहीं होता, नॉर्मली अगर आपको एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो अलग अलग ब्लॉक्स में, तो वो आप कर सकते हो डिव टैग और स्पैन टैग में। इन दोनों में एक डिफरेंस सबसे मेन होता है, डिव टैग जो है वहाँ पे वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है और स्पैन टैग हमारा होता है इनलाइन एलिमेंट। इन दोनों का मतलब क्या है भैया, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। ब्लॉक एलिमेंट वो होगा, मतलब डिव टैग जैसे हमने कोई एक लाइन लिखी, यहाँ पे लिखी हमने हाय, और ये लाइन हमने लिख दी, इसे सेव करते हैं एक बार और देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे ये वाला हाय आया, तो ये हाय पूरी ये लाइन की स्पेस ले लेगा, मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक की पूरी एक लाइन की स्पेस ले लेगा। अगर हम कुछ और एलिमेंट यहाँ पे डालना चाहे तो वो नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में हम डाल सकते हैं, उसी लाइन में नहीं आएगा वो। और जो स्पैन टैग होगा, जैसे स्पैन टैग में अगर हम हाई डालें तो वो क्या होगा, सेव करना भूल गए, ऐसे गलती होती है। स्पैन टैग में जो हमने हाई लिखा वो सिर्फ इतनी ही एलिमेंट की स्पेस लेगा जितना हमने टेक्स्ट लिखा उसमें, तो ये वाला स्पैन टैग सिर्फ इतनी स्पेस ले रहा है। लेकिन ये डिव टैग जो हो रहा है वो हमारा पूरी स्पेस ले रहा है। अब भैया लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है कि ये मतलब पूरी स्पेस ले रहा है, ये इतनी सी स्पेस ले रहा है, मतलब लिखा तो हाई हाई है दोनों में, तो वो पता लगा सकते हैं हम। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी CSS की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या कर रहा हूं मैं बिल्कुल भूल जाओ, अभी मैं सिखाऊंगा ये सारी चीजें, तो अभी आपको सीखने की कोई जरूरत है नहीं, बस थोड़ा सा आप इग्नोर करिए इन चीज़ों को। अगर आपको आता है तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं आता तो अभी सीख लेंगे थोड़ी देर में, क्या दिक्कत है। इसे जब हमने बताया तो आपको देख सकते हो, इस कोड से आप सिर्फ इतना समझिए कि हमने डिव टैग के बैकग्राउंड कलर को एक्वा कर दिया और स्पैन टैग के बैकग्राउंड कलर को हमने एक्वा कर दिया। अब हमने कोई मतलब अलग चीज तो इसमें यूज नहीं करी, दोनों में एक ही फीचर डाले। इस चीज को आप समझिए कि हमने स्टाइलिंग करी, बैकग्राउंड कलर हमने एक्वा डाल दिया। तो होगा क्या, जो ये डिव टैग मैंने जैसे बताया था ये पूरी लाइन की स्पेस ले रही है, तो इस चीज से हमें प्रूफ मिल गया कि डिव टैग का बैकग्राउंड पूरी लाइन का एक्वा हो रहा है, तो ये पूरे लाइन की स्पेस ले रहा है, मतलब ठीक है। स्पैन टैग का ऐसे ही हमें प्रूव हो गया कि भाई ये इतनी सी स्पेस ले रहा है जितना हमने टेक्स्ट लिखा है, तो ये इतना बैकग्राउंड इसका हमारा कलरफुल हो गया। तो ये चीज भी प्रूव हो गई भैया कि ये डिव टैग हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है और स्पैन टैग हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, ये चीज भी हो गई। और टैग्स, इन टैग्स का यूज इतना ही है फिलहाल सीखने के टाइम, बाकी सबसे ज्यादा यूज करोगे आप इन दोनों टैग्स का, डिव और स्पैन टैग्स का, तो पढ़ते पढ़ते कोडिंग करते करते आपको नॉर्मलाइज हो जाएंगी ये चीजें, इतनी कोई हार्ड नहीं है। फिर हम हेड टैग का यूज कर सकते हैं, जैसे हम हेड टैग अगर बनाना चाहें, हेड टैग में भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, अलग चीज लिख सकते हैं, कोई हेडिंग लिखनी हो हेड टैग में लिख सकते हैं, ऐसी कुछ। फिर बॉडी टैग मैंने आपको बता दिया, बॉडी टैग में पूरा हमारा देखिए, बॉडी टैग में हमारा पूरा जो कंटेंट हम जो लिखेंगे वो इसमें लिखेंगे, जो मतलब यूजर को शो होगा वो सारा बॉडी टैग वाला होगा। हेड टैग वाला तो यूज होगा नहीं, मैंने आपको बताया था कि हेड टैग में जो भी हम लिखेंगे वो मतलब एक तरह से थोड़ा सा बैकएंड का काम हो गया, थोड़ा फाइल्स कनेक्ट करने का काम हो गया, रीडिंग फाइल हमारी रीड किस तरीके से होगी, जैसे ये लाइन UTF-8 तरीके से रीड होगी, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी हेड टैग में आती है। H1 से लेके H6 तक, यहाँ पे 3 लिखी है, H6 तक ये हेडिंग है, ये 6 की 6 हेडिंग भी मैंने आपको बता दी। BIU इनका मतलब क्या है, बी से इन्हें अगर हम पूरा लिखें तो बी का मतलब क्या है, बोल्ड, आई का मतलब क्या है, इटैलिक, और
यू का मतलब क्या है, अंडरलाइन, ठीक है भैया। अब ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये टैग है, मतलब हाँ टैग है ये। अगर हमें CSS फाइल का यूज नहीं करना और HTML में ही हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी हो, लेटर्स को बोल्ड बनाना हो, इटैलिक बनाना हो या अंडरलाइन लगानी हो, तो वो हम कर सकते हैं HTML के अंदर ही। क्या करेंगे, P टैग के अंदर हम एक टैग बनाएंगे अपना B नाम से, ये होगा हमारा बोल्ड टैग, और इस टेक्स्ट को हम लिख देंगे यहाँ पे इस B के अंदर। अब इस चीज़ से एक चीज़ ध्यान आई, बोल्ड को थोड़ा सा साइड में रखो, एक चीज़ समझानी है मुझे आपको। थोड़ा ट्री और चाइल्ड वाला सिस्टम है यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मतलब HTML के जो टैग्स होते हैं ना यार, वो एक फादर चाइल्ड वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉलो करते हैं। एक टैग रहेगा, उसके कुछ चाइल्ड्स रहेंगे, उन चाइल्ड्स के कुछ चाइल्ड्स रहेंगे, तो ऐसे कुछ ट्री स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, ये फॉलो करते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं अगर मैं, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल एक ग्रैंड फादर हम इसे कह सकते हैं। ये टैग हो गया हमारा, ये टैग है एक HTML टैग है, इसके अंदर सारे टैग्स आएंगे। तो इसके अंदर लाइक हमारा हेड टैग आ गया, ये हमारा हेड टैग हो गया। इसके अंदर हमारा बॉडी टैग आ गया, ये बॉडी टैग हो गया। और इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये हेड टैग था, बॉडी टैग था, तो ये सारे हमारे दो मेन टैग हैं, इन्हें रख लीजिए, ठीक है। हेड टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये मेटा वाला टैग आ गया, जो यहाँ पे ये मेटा वाला टैग था। यहाँ पे टाइटल वाला टैग आ गया, जो इसका टाइटल था यहाँ पे। बॉडी के अंदर क्या लिख सकते हैं हम, हेडर वाला टैग आ गया। फिर हमारा एक मेन वाला टैग आ गया, यहाँ पे ये फुटर वाला टैग आ गया। अब हम इसमें डायरेक्ट अगर जैसे हमने यहाँ पे मेन के अंदर पैराग्राफ टैग यूज करा है, डिव टैग यूज करा है, स्पैन टैग यूज करा है, अब हम डायरेक्ट बॉडी, ये वाला बॉडी टैग है हमारा, इसके अंदर हम डायरेक्ट बॉडी टैग भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक एलिमेंट फैलता जा रहा है, कुछ टैग्स के अंदर कुछ टैग्स हैं। तो ऐसे ही कुछ हमने क्या करा, P टैग यहाँ पे बनाया, P टैग बनाया, इसके अंदर हमने B टैग बनाया, बोल्ड वाला टैग बनाया यहाँ पे, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया अपना। अब इसे सेव करके एक बार देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जो हमारी ये जो लाइन थी पहले से ज्यादा बोल्ड हो गई, ठीक है। अगर हम इसे बोल्ड की जगह, B की जगह U करें, तो देखते हैं हमारी वेबसाइट पे क्या फर्क आता है। डबल यू क्यों हो गया ये, ठीक है, अंडरलाइन आ गई, अच्छी बात है, हमारा यू टैग यूज हो गया। ऐसे ही कुछ हमारा आई टैग भी यूज हो जाएगा, इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। इतना यूसेज है नहीं इसका, BIU टैग्स बिल्कुल भी आप यूज करोगे नहीं, बहुत रेयरली आप करोगे भी तो, ठीक है। तो इन्हें बस इतना ही जान लीजिए। स्टाइलिंग करने के लिए थोड़े से 3 फॉर्मेट है हमारे। वापिस आते हैं अपने नोट्स पे। BIU हो गए, एक ए टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग है। ए टैग हमने बनाया, तो ए टैग अब मैंने ए डाल के डायरेक्ट एंटर दबाया, ये HREF ये मैंने नहीं लिखा, HREF में ये जो अपने आप आया है, इसके अंदर हम लिंक दे सकते हैं। मतलब ए टैग हमारा लिंक के लिए यूज होता है। अगर हम अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का या किसी और वेब पेज का लिंक डालना चाहें, तो वो हम इस टैग के अंदर डाल सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे डाल देते हैं youtube.com, इसे सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे जाते हैं वापस, ठीक है। अब हमने एक ए टैग बनाया था, ओके ठीक है, हमने लिंक तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे ए टैग के अंदर हमें कुछ लिखना है कि ये जो यूजर को शो होगा वो होगा ये जो हम YouTube यहाँ पे ए टैग के अंदर लिखेंगे। लिंक तो हमने ये दे दिया youtube.com, ये यूजर को शो नहीं होगा, यूजर को शो होगा ये टेक्स्ट जो हमने लिख रहे हैं ए टैग के अंदर, ठीक है। इसे सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, ये YouTube दिख गया। अब ये ब्लू क्यों आ रहा है भैया, अंडरलाइन क्यों आ रही है, ये डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, इसको स्टाइलिंग करने का अच्छे से CSS में हम कर सकते हैं, ठीक है। इस पे अगर क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम youtube.com पे जा सकते हैं। अभी खुल नहीं रही है, डायरेक्ट YouTube का लिंक क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉपी करा, ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। हम इसे सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे जाते हैं वापस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे लिंक तो तैयार है, और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वेबसाइट हमारी खुल जानी चाहिए, जो कि थोड़ा टाइम ले रही है। अब क्लिक हुआ, क्लिक ही नहीं करा था यार, देखते हैं, ठीक है।
youtube.com खुल रही है, मतलब काम हो गया हमारा, मोटा मोटा हमारा काम हो गया। youtube.com हमारी डायरेक्ट खुल गई, देखने की ज़रूरत है नहीं, से कोई बात नहीं, बैक मार जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे आ गए अपनी। अब क्या रह रहा है हमारा, यहाँ पे देखते हैं। एंकर टैग हो गया हमारा 7 नंबर का। अब आते हैं इमेज टैग में। इमेज टैग काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपनी वेबसाइट्स में। अगर इमेज आपको ऐड करनी हो, डायरेक्ट क्या लिखना है यहाँ पे, IMG एंटर मार के सारा मतलब बॉयलर प्लेट खुद ही निकल के आ जाएगा इसके टैग का। सोर्स में आपको देना है लिंक इमेज का। अब इमेज ऐड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस सोर्स में डायरेक्ट गूगल पे से किसी पिक का लिंक डाल दो, तो वो डायरेक्ट गूगल पे से मतलब लिंक रेंडर हो जाएगी आपकी वेबसाइट पे। लेकिन इसमें मतलब कभी कभी दिक्कत हो जाती है, रेंडर नहीं हो पाती इमेजेस, क्योंकि डायरेक्ट गूगल पे से रेंडर करवाने में थोड़ी दिक्कत रहती है बैकएंड में। इससे अच्छा एक तरीका दूसरा जो है वो हम कर सकते हैं, एक यहाँ पे नया फोल्डर बना के, या इसी फोल्डर पे हम वो इमेज रखेंगे, ठीक है। और वो इमेज का हम जो पाथ होगा, इस फोल्डर के अकॉर्डिंग जो पाथ होगा वो हम सोर्स में डाल देंगे। तो पहले हम सीख लेते हैं गूगल पे से कैसे अपने इमेज को रेंडर करवाएं। एक कोई भी इमेज शो कर लेते हैं, कैट इमेज, यहाँ पे सर्च करते हैं। बहुत स्लो चल रहा है यार नेट, ठीक है। कैट इमेज हमारी आ गई, हमने क्लिक करा, ये से डायरेक्ट हमने कॉपी इमेज, कॉपी नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट। कॉपी इमेज एड्रेस हमने करा यहाँ पे, डायरेक्ट मैंने लिंक एड्रेस इसका कॉपी कर लिया, ठीक है। फिर इस सोर्स में हमने पेस्ट कर दिया, ये पूरा इतना बड़ा इसका लिंक एड्रेस आ गया। अब इसे एक बार सेव करके देख लेते हैं। सेव कर दिया, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, तो कैट इमेज हमारी रेंडर हो गई यहाँ पे। अपने डायरेक्ट गूगल से भी आ गई इमेज। तो कभी कभी ये बाय चांस होती हैं चीज़ें, मतलब गूगल पे से सारी इमेजेस रेंडर नहीं हो सकती। लाइक कुछ इमेज पे कुछ कॉपीराइट वगैरह हो तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए हमेशा, कि डाउनलोड करिए आप अपने फोल्डर में इमेज को, फिर उसे वहाँ पे रेंडर करो। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा लंबा इसका लिंक एड्रेस है, 1 मिनट, ठीक है। एक दूसरा इमेज हम यहाँ पे अपना टैग बनाते हैं, और इस सोर्स में अब क्या करेंगे, हम दूसरा तरीका फॉलो करेंगे, अपने फोल्डर में इमेज डालेंगे। पहले इमेज कैसे डालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसे डाउनलोड करेंगे, तो सेव इमेजेस, और अपने उस फोल्डर में डाल देंगे। हमारा फोल्डर कहाँ था, डेस्कटॉप पे, और वेब डेवलपमेंट, ये रहा, इसमें हमने डाल दी इमेज, ठीक है। डाउनलोड हो गई, अच्छी बात है, यहाँ पे शो भी हो रही है download.jpeg। अब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट अगर देखो आपके पास एक फोल्डर है, उसमें आपकी मेन फाइल है, और उसी फोल्डर में डायरेक्ट आपकी इमेजेस है, जैसे इसमें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इमेज का नाम लिख देंगे, ऐसे पूरा नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता, जो कि आगे अगर आप बड़े ऐप्स बनाओगे तो एक फोल्डर आप अलग से रखोगे उसका, इमेजेस का, जिसमें सारी इमेजेस, सारी लोगोज आएंगे। तो जैसे ये वेब डेवलपमेंट एक फोल्डर हमने बनाया था, मेन फोल्डर अपना, इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसमें सारी इमेज आ जाएगी। अब एक एक कर, अभी तो हमने अपनी वेबसाइट पे एक इमेज ऐड करी है, लेकिन हमें वेबसाइट पे काफ़ी इमेजेस ऐड करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक उसका फोल्डर बना देंगे। अभी फोल्डर की ज़रूरत है नहीं, हमने एक इमेज यहाँ पे डाल दी, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इमेज का नाम आ जाएगा। अगर फोल्डर होगा तो उसका पाथ वे उस फोल्डर के हिसाब से आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया, अब इसे सेव करते हैं, सेव हो गया। अब देखते हैं अपनी वेबसाइट को, दूसरी इमेज रेंडर हो चुकी है, तो मतलब ये तरीका भी वर्क कर गया, अच्छी बात है। अब क्या रह गया, इमेज टैग आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, जहाँ जितना मैंने एक्सप्लेन करा है, दोनों तरीके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। फिर आता है इनपुट टैग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैग मतलब वो जो एंटर करते हो ना, जिसमें आप सर्च बार अपना, जिसे आप कह सकते हो, वो हमारा इनपुट टैग की मदद से हमारा बनता है। हम क्या करेंगे, इनपुट, सॉरी कैपिटल में आ गया, हटाओ इसे, ठीक है। इनपुट डायरेक्ट एंटर करो, यार AI बंद करना पड़ेगा अपना,
गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट INP डाल के, मतलब इनपुट ये सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे एंटर मारोगे, पूरा आपका टैग बन के आ जाएगा। टाइप क्या रखोगे, मतलब टाइप यहाँ पे आप अपने इनपुट वाले उसमें सर्च बार में क्या एंटर करना चाहते हो, टेक्स्ट एंटर करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है आपको। ये अपने आप लिखा होगा, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है कुछ चेंजेस करने की। इसमें एक चीज़ आप लिख सकते हो, पहले तो इसे रन करवा के देखते हैं ये क्या बनाता है हमारा। अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, हमारा ये इनपुट टैग बन गया जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे गूगल में, जैसे क्रोम में, गूगल में, अब ये यहाँ पे इनपुट टैग है और इसमें कुछ लिखा है, आइकन बना हुआ है, सर्च गूगल और टाइप URL, ये लिखा हुआ है। ये कैसे लिखेंगे हम इनपुट टैग के अंदर? इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेस होल्डर, आ गया, इस पे डायरेक्ट एंटर मारो, डबल कोट्स के अंदर जो आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हो, यहाँ पे हम ये शो करवाना चाहते हैं, ये सर्च गूगल और टाइप URL, ये शो करवाना चाहते हैं हम, तो हम डायरेक्ट सिर्फ सर्च लिखते हैं। अभी सर्च हमने लिखा और इसे सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, हमारे चेंज क्या आता है। देखो अब ये जो आ गया हमारे प्लेस होल्डर में सर्च लिखा हुआ आ गया। ऐसे हम प्लेस होल्डर की मदद से अपने इनपुट टैग में ये शो कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टाइप करना चाहें तो हम डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, वो सर्च अपने आप हट जाएगा, जैसे नॉर्मली आप सर्च बार यूज़ करते हो वैसे आपको लग रहा होगा। अब ये बिल्कुल बेसिक हमने HTML की मदद से इनपुट टैग भी बनाना सीख लिया। अब इसे स्टाइलिंग करने के लिए, ऐसा बनाने के लिए CSS की ज़रूरत पड़ेगी, वो अभी सीखेंगे, लेकिन एक दो टैग्स और रह रहे हैं, वो सीख लें एक बार, HTML को ख़त्म करेंगे अच्छे से। अब बात करें अगर बटन टैग की, तो बटन टैग का जैसे, एक मिनट, हाँ बटन टैग की बात करते हैं, लास्ट टैग है अपना। मतलब एक चीज़ आप ध्यान रखना इसमें कि टैग्स HTML में बहुत सारे हैं, मतलब तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन ये टैग्स ख़त्म नहीं होंगे, मतलब इतने सारे हैं। लेकिन जो मेन हैं जो आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ेगी, मैं सारे वे इन 10 टैग्स में वे कवर हो गए। बटन का मतलब वही है कि अगर आप किसी चीज़ को क्लिक कर रहे हो तो वो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। लाइक हम ये प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, तो पहली बात तो हम प्लस पे जब ये ला रहे हैं, ये ब्लू हो रहा है, ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना जावास्क्रिप्ट का काम है। लेकिन अभी हम बटन बनाना सीख रहे हैं, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा। ये भी एक तरह से बटन हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसे बनाना सीखते हैं, मतलब इसका सिंटेक्स सीखते हैं एक बार। इनपुट हो गया हमारा, बटन पे आते हैं। बटन हमने बनाया और इसमें कुछ भी लिख देंगे, क्लिक मी, बिल्कुल नॉर्मल क्लिक मी लिख देंगे। 1 मिनट, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक मी नाम से बटन बन चुका है। हमारी कुछ ऐसी वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक मी नाम से एक बटन बन चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करी है। अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड बनाना सीख रहे हैं, उसके पीछे की फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहे जरा सी भी। और ये भी बिल्कुल भद्दा सा लग रहा है, बिल्कुल गंदा सा लग रहा है, बिल्कुल बेसिक लग रहा है। इसे डिज़ाइन करेंगे हम CSS से। CSS अभी सीखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अब आते हैं अपने वापस नोट्स पे। हमारा HTML आपने बेसिक ओवरव्यू ले लिया, टैग्स के बारे में जान लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको HTML का पता लग गया कि भाई HTML वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बिल्कुल स्ट्रक्चर बना के देती है हमें। हम डिज़ाइन किसी और लैंग्वेज में कर सकते हैं, हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने की कोशिश करें, डायनामिक बनाने की कोशिश करें वेबसाइट्स को, तो वो किसी और लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। तो HTML का जितना था मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया, और ये इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। मतलब आप प्रैक्टिस के साथ बहुत चीज़ें जान जाओगे। एक चीज़ अगर मैंने एक चीज़ रह गई, हाँ वो बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था क्लास और आईडी के बारे में। जैसे ये टैग है H1। अब होता क्या है ना कि CSS में हमें प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ती है, स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ती है। तो वो कैसे करेंगे? जैसे ये H1 हेडिंग है ध्रुव, हमारी वेबसाइट ये रही, ये H1 टैग का आउटपुट है, ये H6 टैग का आउटपुट है। अगर हमें लाइक इसका कलर चेंज करना हुआ तो हम CSS की जो अलग फाइल बनाएंगे उसमें इस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई हमें इस H1 का कलर चेंज करना है?
अभी तो ये एक H1 है, तो हम डायरेक्ट H1 लिख के इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक H1 लिखा है। लेकिन सपोज करो हमारा बहुत बड़ा कोड है, क्योंकि आपके वेबसाइट का छोटा मोटा कोड तो होगा नहीं, बहुत बड़ा कोड होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम डिफरेंट H1 टैग्स बनाएंगे। यहाँ पे कुछ भी लिखा है, रैंडम चीज़ें लिखी है भाई, एक और H1 टैग बनाएंगे, इसमें रैंडम चीज़ें लिखी है। और हम क्या चाहते हैं कि भाई इस H1 का सिर्फ हम कलर चेंज करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे क्लासेस और आईडी की यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। एक तरह से क्लासेस और आईडी से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, और बिल्कुल स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यार ये आईडी का मतलब एक एलिमेंट हम इस पे कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो आईडी उसकी पहचान हो गई। नॉर्मली कॉलेजेस या स्कूल में आईडी क्या होती है, पहचान होती है ना आपकी। इतने सारे हम बीटेक कर रहे हैं भाई, इतने सारे हम कोडिंग कर रहे हैं, तो एक एक को आईडी दी जाती है कि भाई कॉलेज में तुम्हारी ये आईडी है, तुम्हारा ये रोल नंबर है। वैसे ही कुछ इसमें होता है, इसमें आईडी हम दे सकते हैं। तो आईडी के लिए क्या होगा, डायरेक्ट H1 जो ओपनिंग टैग है ना, उसमें आईडी लिखेंगे, एंटर मारेंगे, डायरेक्ट ही आ गया। डबल कोट्स के अंदर हम आईडी का नाम लिखेंगे, ID1। और क्लास क्या होता है, क्लास भी बेसिकली मतलब वही होता है, स्पेसिफाई अलग अलग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अलग से पहचान देने के लिए। लेकिन क्लासेस एक तरह से ये हो गया कि कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम अलग से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आईडी हो गई कि भाई एक आईडी का सिर्फ एक एलिमेंट हो। क्लासेस हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि भाई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, इन सब की क्लास एक रख सकते हैं। एक तरह से क्लास में वही हो गया कि क्लास में 60 बच्चे हैं, तो वो 60 होगी, मतलब है एक ही क्लास में। क्योंकि हम कोई मतलब अगर कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन स्टाइलिंग किसी ग्रुप ऑफ टैग्स में अगर ऐड करना चाहे, तो हम क्लासेस की मदद से कर सकते हैं। आईडी हमारी सिंगल की मदद से हम कर सकते हैं। एक करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे हमने आईडी रख दी इसकी, क्लास भी रख सकते हैं, क्लास भी ऐसे ही रखी जाएगी। यहाँ पे क्लास का नाम लिख देते हैं class1 नॉर्मली। और CSS जब हम सीखेंगे तो मैं बताऊंगा इन क्लासेस और आईडी को एक्सेस कैसे करेंगे। अभी आपको जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता लग गया कि आईडी हम बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर टैग की। तो HTML तो आपका यहाँ खत्म होता है। अब बारी आती है हमारी CSS की। ठीक है, CSS मैंने जैसे आपको बताया कि भाई एक स्टाइलिंग ऐड करने के लिए एलिमेंट में हमारे HTML में स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हमारे वेब पेजेस की CSS काम आती है। ठीक है, अब CSS के जो मतलब एक तरह से स्टाइलिंग है वो ऐड दो तरीके से कर सकते हैं हम, इनलाइन और एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, इनलाइन कैसे कर सकते हैं, लाइक इसे हटाओ, क्लास और आईडी का थोड़ा लास्ट में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग यूज़ करेंगे। मतलब अपने H1 टैग में हमने क्या करा, स्टाइल नाम का एक वो रखा ओपनिंग टैग में, एंटर मारा, स्टाइल आ गया। स्टाइल में हम क्या करना चाहते हैं भाई, कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा। कलर हमने रखा लेट्स से ब्लैक था पहले, नॉर्मली ब्लू रख देते हैं। ब्लू हमने नॉर्मली, ये भाई इंग्लिश की तरह ही है, और ये सिंटेक्स आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत आप एंटर मारोगे ना, अपने आप सारा खुद ये सिंटेक्स बना के दे देगा। ठीक है, हमने कलर रखा ब्लू, टेक्स्ट का कलर हो जाएगा ये। अब देखते हैं अपने वेबसाइट को, देखो ऐसे कुछ H1 टैग हमारा ब्लू हेडिंग में आ गया, मतलब ब्लू कलर में हमारी हेडिंग आ गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ब्लू वायलेट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू वायलेट हो गया। अच्छी बात है भाई, बैकग्राउंड ये पूरा स्पेस ले रहा है। हमें इससे ये भी चीज़ पता लग गई कि H1 टैग जो है हमारा वो पूरा स्पेस ले रहा है। ठीक है, फिर क्या करना चाहते हैं हम, मतलब ऐसे आप समझ जाने चाहिए कि ये हो गई हमारी इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग ये भी एक तरह से हम CSS ही लिख रहे हैं, HTML की फाइल के अंदर ही हम CSS लिख रहे हैं अपनी, अलग से हमने CSS की फाइल नहीं बनाई अभी। इसे कहते हैं हम इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग हमारी हो गई। अब हम बेसिकली बड़े बड़े कोड बेसिस में क्या होता है, इनलाइन स्टाइलिंग की भी थोड़ी बहुत यूसेज होती है, क्योंकि भाई इतने बड़े कोड बेस में अगर हम एक एक चीज़ को अलग अलग फाइल में लिखना चाहें, वो भी बहुत थोड़ा मुश्किल का टास्क पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भाई टैग में लगा दो स्टाइलिंग। लेकिन पूरे कोड बेस की हम एक एक करके स्टाइल यहाँ पे नहीं लिख सकते, वो थोड़ा हैवी टास्क पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे नई,
इसका नाम देंगे हम स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगर डायरेक्ट टैग को आप एक्सेस करना चाहते हो, लाइक हम पी टैग को एक्सेस करना चाहते हैं, हमने क्या करा, यहाँ पे पी लिखा, फिर हमने लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स। ध्यान से सिंटेक्स ध्यान से देख लेना, इसके सिंटेक्स ये नॉर्मली, फिर तो कलर और बैकग्राउंड कलर ये नॉर्मली इंग्लिश ही है, मतलब अलग नहीं है कोई लैंग्वेज। कर्ली ब्रैकेट्स हमने लगाए, इसके अंदर हम एक एक करके स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। पी के अंदर, पी वाले टैग के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, कलर हम करना चाहते हैं रेड, रेड हो गया। हम क्या करना चाहते हैं, बॉर्डर बनाता हूँ इसका, बॉर्डर बनाते हैं हम 10 पिक्सल्स का। अब ये पिक्सल्स वगैरह क्या होते हैं, ये एक तरह से आप मान सकते हो कि पतलापन और मोटापन, जितना पिक्सल्स बढ़ता रहेगा उतना पिक्सल्स मतलब मोटापा बढ़ता रहेगा, सिंपल सी बात है। तो एक तरह से मेज़र करने के लिए ये यूनिट हो गई। 10 पिक्सल्स हमने बॉर्डर लगाया। अब देखते हैं क्या फ़र्क आता है। हमने कहाँ पे लगाया था भाई, पी टैग में, पैराग्राफ टैग था हमारा ये, ठीक है। हमने क्या लगाया, कलर रेड हो गया, कलर रेड नहीं हुआ, वेरी गुड, ओके। सबसे मेन बात जो मैंने अभी गलती करी, आपको नहीं करनी, हमें क्या करना है, HTML हमारी मेन फाइल होती है पूरे वेबसाइट की, तो इसमें इस फाइल को कनेक्ट भी तो करना होगा। मतलब हमने इस फाइल में, CSS फाइल में कितना ही कोड लिख दिया, कितनी ही स्टाइलिंग कर दी, लेकिन भाई HTML फाइल को हमें पता ही नहीं है कि भाई कोई CSS की फाइल है जिसमें स्टाइलिंग हो रही है, कोई पता ही नहीं है HTML को, तो उसे ऐड कैसे करेंगे हम। यहाँ पे टाइटल के नीचे मैंने आपको बताया था ना, एक्सटर्नल फाइल ऐड करनी होगी तो हम हेड वाले पार्ट में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल ऐड करेंगे, स्टाइल में वेट अ मिनट, सॉरी स्टाइल नहीं करेंगे, स्टाइल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लिंक, लिंक वाला करेंगे। और यहाँ पे href में हम क्या करेंगे, अपने CSS फाइल का नाम लिख देंगे। अगर सेम फोल्डर में है तो नाम लिख देंगे, बाकी किसी और फोल्डर में पड़ी है तो उस पूरे फोल्डर का पाथ दे देंगे। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए अब तक, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS हमने नाम दे दिया। अब ये ऐड हो चुकी है। अब जो चेंजेस हमने CSS फाइल में करे थे, लेट मी सी, हाँ, कलर और बॉर्डर जो ऐड करे थे ये अब हो जानी चाहिए। देखो अब ये कलर तो रेड हो गया, लेकिन बॉर्डर, भाई बॉर्डर तो नहीं हुआ। पहले बात तो ये अंडरलाइन हटाओ, यहाँ से अंडरलाइन हटाते हैं, अब इसे सेव करते हैं। नॉर्मली अंडरलाइन हट गई, हमारा टेक्स्ट जो है वो रेड हो गया, लेकिन भाई बॉर्डर ऐड नहीं हुआ। बॉर्डर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़, बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब डायरेक्ट हम 10 पिक्सल्स लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 10 पिक्सल्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सॉलिड। सॉलिड में क्या होगा, मतलब प्रॉपर एक बॉर्डर बिल्कुल सॉलिड वे में बनेगा। ये 3-4 तरीके से हम बना सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं। पहले सॉलिड देख लो, सॉलिड कैसा बनता है। हम सॉलिड अगर लिखें तो सॉलिड ऐसा बन जाएगा बिल्कुल। कलर अगर इसका बदलना चाहें बॉर्डर का, तो हम इसके आगे ही कलर भी लगा सकते हैं। लाइक हम ब्लैक बनाना चाहते हैं, ब्लैक हमने बना दिया तो बॉर्डर ब्लैक हो गया इसका। इसकी मतलब देखो मोटापा बहुत गंदा लग रहा है इसका, तो इसका थोड़ा पतलापन करते हैं। 10 पिक्सल्स का 5 पिक्सल्स कर देते हैं भाई, तो पतलापन हो गया भाई, अच्छी बात है, ठीक है। अब करना क्या चाहता था मैं भूल गया यार। हाँ, सॉलिड के एक तो हो गया सॉलिड बॉर्डर, एक हो जाएगा हमारा डॉटेड बॉर्डर। डॉटेड बॉर्डर कैसा होगा, ऐसा हमारा डॉटेड बॉर्डर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ये बॉर्डर्स है। अब एक बॉर्डर रेडियस भी होती है, वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये कॉर्नर्स देख रहे हो आप, सॉलिड करता हूँ, 1 मिनट रुको बस, ठीक है। ये कॉर्नर देख रहे हो बिल्कुल हमारे स्ट्रेट हैं, ऐसे क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं हम यार, भूल गया मैं, मेरे याद नहीं। मतलब ये देखो बिल्कुल कोना ऐसा, ये बिल्कुल स्ट्रेट है 90 डिग्री पे। इसे हमें राउंड बनाना है, इसे हमें राउंड बनाना है। मेरे को शब्द नहीं आ रहे माइंड में, लेकिन आप मेरी फीलिंग समझो। ये जो बॉर्डर बिल्कुल तिकोना सा है, बिल्कुल 90 डिग्री पे है, इसे हमें थोड़ा राउंडेड बनाना है। वो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, बहुत गंदा एक्सप्लेन करा होगा, लेकिन थोड़ी फीलिंग समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस, लेट मी करेक्ट दिस, हाँ, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में हम पिक्सल्स में ही देंगे, पिक्सल्स में वही हो जाएगी कि कितना हम राउंड करना चाहते हैं।
अगर हम 10 पिक्सल्स देंगे तो इतना राउंड हो जाएगा, अगर हम 5 पिक्सल्स देना चाहें थोड़ा कम राउंड होगा, अगर हम इसे हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 50% करके देखते हैं क्या होता है, क्या होता है देखते हैं हम, ठीक है। ओके 50% में ये बिल्कुल मतलब ये पता है क्या हो रहा है, ये सर्कल बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन सर्कल बन नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा मैं बताता हूँ। ये जो इसकी विड्थ है ये पूरी स्क्रीन ले रही है लेकिन इसकी हाइट इतनी सी है, तो बॉर्डर बनेगा पूरे में लेकिन सर्कल बन नहीं पाएगा, मतलब विड्थ इतनी ज़्यादा हाइट इतनी कम। तो आप खुद इमेजिन करो इस चीज़ को कि वो सर्कल नहीं बन पाएगा। इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा आप इग्नोर करना इस चीज़ को, मैं करेक्ट करता हूँ इसे। सर्कल बनाने की मतलब बॉर्डर रेडियस 50% रखेंगे और इसे सर्कल बनाते हैं। विड्थ हमने कर दी, एक मिनट, विड्थ कर दी हमने 50 पिक्सल्स, सॉरी 50 पिक्सल्स, ठीक है। हाइट हमने कर दी 50 पिक्सल्स। अब ये स्क्वायर शेप का पूरा वो बन जाना चाहिए, ठीक है। अब इस विड्थ और हाइट से क्या हुआ कि ये जो पी टैग स्पेस ले रहा है ना, वो क्या होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि वो विड्थ ले 50 पिक्सल्स की, जो विड्थ ले रहा है ये 50 पिक्सल्स की ले रहा है, ये जो हाइट ले रहा है, ये जो हाइट ले रहा है ये भी 50 पिक्सल्स की ले रहा है, तो स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर का बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर पहले इस रेडियस को हटाएं, एक बार रेडियस को हटाते हैं और इसका बॉर्डर बना के देखते हैं। नॉर्मली क्या बन गया, स्क्वायर बना, ये दिख रहा है। अब इसके बॉर्डर को हमें राउंड करना था, हमने राउंड कर दिया, 50% में कर दिया। मैंने क्या कहा था, 50% में वो कोशिश करेगा सर्कल बनने की, अगर वो स्क्वायर है तो बन जाएगा, अगर वो रेक्टेंगल है तो वो कोशिश करके ओवल तो बन ही जाएगा। पिछले वाले में ओवल बनने की थोड़ी कगार पे था वो, अब सर्कल बन गया। वो देखो स्क्वायर था तो सर्कल बन गया। ऐसे हम बॉर्डर रेडियस भी घुमा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, इनलाइन पढ़ लिया, एक्सटर्नल फाइल मैंने बता दिया, अलग से फाइल कैसे बनाते हैं, उसे कनेक्ट कैसे करते हैं वो भी बता दिया। कलर बता दिया, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, बेसिकली कलर की जगह बैकग्राउंड कलर मैंने बता दिया, शायद नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकग्राउंड कलर एक्वा रखेंगे हम, तो हमारा ऐसे कुछ ये एक्वा हो जाएगा, सॉरी ये वाला बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। बैकग्राउंड कलर वाला भी आपको समझ आ जाना चाहिए। मार्जिन एंड पैडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसे ध्यान से सुनना। मार्जिन क्या होता है भाई, एक मिनट मैं समझाता हूँ, पहले इस बॉर्डर रेडियस को हटाओ, ठीक है। इस एलिमेंट को ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं टेक्स्ट कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। लेट मी करेक्ट, हाँ इसे थोड़ा सा और कम कर दूँ, सिर्फ ध्रुव रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, आपको समझ आ गया। हमने कलरिंग कैसी करी इसकी, बैकग्राउंड कलर कैसे डाला, बॉर्डर कैसे बनाया, समझ आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है। और हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, मार्जिन और पैडिंग के बारे में। मार्जिन क्या होता है कि भाई मार्जिन आपने सुना होगा कि थोड़ा सा मार्जिन दे दो, थोड़ा सा स्पेस दे दो, तो वो स्पेस कैसे होगा, मतलब ये एलिमेंट है, अभी ये सिर्फ एक एलिमेंट है, अगर यहाँ पे मैं दूसरा एलिमेंट डालूँ, तीसरा एलिमेंट डालूँ, डाल के देख लेते हैं, रोका किसने है भाई। तो इसे हम कॉपी करते हैं, एक और लंबी करेक्ट, ओके एक और। तो मैंने 3 पैराग्राफ टैग बनाए, ऐसे कुछ ये 3 बन गए, ठीक है। अब ये बराबर में क्यों नहीं आ रहे, नीचे क्यों नहीं आ रहे, अभी इस पे फोकस नहीं करते। अभी क्या करा हमने, 3 एलिमेंट बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इनके जो बीच का स्पेस है ना, ये वाइट स्पेस, ये थोड़ा बढ़ना चाहिए। इसे कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं, बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ, करके देखता हूँ यार क्या दिक्कत है। ये हमारा पी टैग है, इसमें क्या रखूँगा मैं, मार्जिन। मार्जिन क्या करेंगे, 100 पिक्सल्स करके देखता हूँ भाई, 100 पिक्सल्स करूँगा डायरेक्ट। ओ भाई 100 पिक्सल्स में क्या हुआ भाई, अब थोड़ा सा समझिए, ये तीनों यहाँ थे चिपके चिपके और ये यहाँ आ गए, क्या हुआ, थोड़ा सा ये लेफ्ट से हट गए। क्यों हटे, क्यों, हमने मार्जिन दे दिया चारों तरफ से। सिर्फ अगर मार्जिन लिख के 100 पिक्सल्स लगाओगे या कितना भी मतलब लेंथ लगाओगे मार्जिन लिख के, तो वो चारों तरफ से अपने स्पेस लेगा। इतनी स्पेस उसने यहाँ से ली, इतनी स्पेस उसने यहाँ से ली, इतनी स्पेस उसने यहाँ से ली और इतनी ही स्पेस उसने यहाँ से ली। ऐसे ही इस एलिमेंट ने इतनी स्पेस यहाँ से ली, 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 ऐसे होगा। अगर हम इसे बढ़ा के
200 पिक्सल्स कर देते हैं। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा और इधर हो गया और इन दोनों में भी गैप्स बढ़ गया। समझ आ गया भाई। अब क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ लेफ्ट से कुछ मतलब मार्जिन को हटाओ एक बार, फिर अच्छे से बताता हूँ। मार्जिन हटाया हमने, सेव करा, हमारे एलिमेंट ऐसे थे। मैं क्या चाहता हूँ भाई, इनकी जो स्पेस है ना, ये नीचे ऊपर की, ये सेम रहे, ये थोड़ा लेफ्ट से थोड़ा राइट आ जाए, राइट आ जाए। राइट करने के लिए क्या करेंगे, मार्जिन टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, 4 दिख रहे हैं, ये चारों काम के हैं, बहुत काम आएंगे। अगर आप टॉप से स्पेस चाहते हो तो टॉप, लेफ्ट से स्पेस चाहते हो लेफ्ट, बॉटम से बॉटम, राइट से चाहते हो राइट से। हम क्या चाहते हैं, लेफ्ट से चाहते हैं भाई। लेफ्ट से 100 पिक्सल्स थोड़ा सा इधर हो जाए तो हो गया, लेफ्ट में स्पेस आ गया तो तीनों में आ गया, क्योंकि हमने पैराग्राफ टैग लगाया और पैराग्राफ टैग यहाँ पे 3 थे, तीनों में हो गया। थोड़ा सा इसमें आईडी क्लास को अगर एग्जांपल दूं तो आईडी क्यों लगाई जाती है, थोड़ा सा समझ आ रहा होगा आपको कि पी टैग की अगर हम आईडी बनाएं और उस आईडी पे अगर स्टाइलिंग करना चाहें तो वो सिर्फ उस पे होगी। अब पी टैग यहाँ पे इतने सारे हैं और मैंने स्टाइलिंग करी एक बार तो वो तीनों में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये लेफ्ट हो गई। मार्जिन आपको समझ आ जानी चाहिए। मार्जिन, अब आती है पैडिंग। अब मार्जिन पैडिंग दोनों स्पेस बढ़ाने के लिए या स्पेस घटाने के लिए काम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं मार्जिन की जगह यहाँ पे पैडिंग कर दूँ, ठीक है, हाँ पैडिंग कर दूँ, तो इसे सेव करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है। आपको याद है ना क्या मतलब लेफ्ट में स्पेस आ रहा था, अब क्या होगा, विड्थ बढ़ गई भाई। विड्थ कैसे बढ़ गई, विड्थ नहीं बढ़ी एक्चुअली क्या हुआ है, पैडिंग में ना इसके अंदर का एलिमेंट के अंदर का स्पेस बढ़ गया है थोड़ा। पैडिंग हमने 100 पिक्सल्स की थी ना, हाँ 100 पिक्सल्स की हमने पैडिंग दी। तो पैडिंग क्या होती है, एलिमेंट के अंदर की स्पेस बढ़ा देता है। मार्जिन क्या करता है, बाहर की स्पेस से थोड़ा बड़ा, मतलब बाहर की स्पेस ले लेता है। बाहर की स्पेस लेगा, दोबारा एक बार मार्जिन डालते हैं। मार्जिन ने क्या करा, इसके बाहर की स्पेस ली, बाहर की स्पेस यूज करी और इसे थोड़ा सा इधर कर दिया। ये स्पेस में कुछ काम नहीं आएगा, ये स्पेस खाली रहेगी, ध्यान रखना, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, पैडिंग क्या करता है, पैडिंग अंदर की स्पेस को बढ़ाता है, घटाता है। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए अब तक। फिर आते हैं अपने बॉर्डर पे। बॉर्डर मैंने बता ही दिया। फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट का एक बार बता दे तो, फ़ॉन्ट नहीं हुआ ना, हाँ फ़ॉन्ट अगर हम डालें तो फ़ॉन्ट ये साइज़ के लिए होता है बेसिकली। फ़ॉन्ट क्या होगा, 1 मिनट, इज इक्वल टू क्यों लिख रहा हूँ मैं, फ़ॉन्ट हम डाल देते हैं 10 पिक्सल्स। लेट मी सी क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, मैंने डाला किसका, पी का डाला ना, हाँ नहीं फ़ॉन्ट इसका नहीं होता। देखो दो चीज़ है फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट साइज़ समझो पहले। फ़ॉन्ट साइज़ हमने अगर यहाँ पे 10 पिक्सल्स करा, 10 पिक्सल्स करते हैं, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 100 पिक्सल, सॉरी 10 लिखा था मैंने, खाली पिक्सल्स लगाते हैं। देखो छोटा हो गया, 10 पिक्सल्स छोटा होता है तो छोटा हो गया। अगर हम इसे 100 करते हैं तो भाई बड़ा हो गया, अब ये बाहर भी आ गया। तो इस चीज़ को समझने की आप ये समझो कि यार आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। अब आपने टेक्स्ट को बढ़ाया लेकिन ये स्पेस भी बाहर आ गई। ये चीज़ें मतलब CSS में होती है भाई, ये इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है ये क्यों होती है। ये अगर बड़ी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी, अगर आपको इसके अंदर रखना है कुछ और करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़ करनी पड़ेंगी कि भाई इतना जो अंदर आ रहा है, आप अगर आप चाहते हो कि ये जो इतना अंदर आ रहा है ये दिखे, बाहर का ना दिखे, वो भी आप कर सकते हो। वो कुछ फंक्शनैलिटी आपको खुद से यूज़ करनी होगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं HTML CSS में जो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे बेसिकली। ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स जब आपके पास आएंगी वेब डिज़ाइन करते हुए, तभी आप इन चीज़ों के सीख पाओगे। मैंने आपको क्या करा, 10 टैग पढ़ा दिए HTML के, 10 टैग पढ़ा दिए मैंने CSS के। सिर्फ वे काम नहीं आएंगे, वो आपका एक फाउंडेशन बिल्ड करेगी। ठीक है, जब आप अपना वेब पेज बनाओगे उसके बाद आपके पास 100 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि भाई मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया, अभी ये कुछ और प्रॉब्लम आ गई। मैंने मार्जिन बढ़ा दिया तो भाई पेज के बाहर ही निकल गया वो। मतलब ऐसी भी आ सकती हैं प्रॉब्लम्स, तो उसे ही एडजस्ट करना, थोड़ा सा इधर उधर करना, 10 पिक्सल्स का 9 पिक्सल्स करना, 9.5 करना, ये चीज़ों में आप बहुत उलझोगे।
तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ आपको वेब पेज बनाने की ज़रूरत है। ये थ्योरी आप कितनी ही पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हाँ एक बार पढ़नी भी ज़रूरी है स्टार्टिंग में। लेकिन अपने आप को निखारने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा भाई, वेब डिज़ाइन करना पड़ेगा, वेबसाइट्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसे वेबसाइट्स बना सकते हो नॉर्मली अपने कंप्यूटर पे, आप वेबसाइट्स बना सकते हो, चाहे वो दुनिया को ना दिखे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है ना, आपके प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं ना, क्यों नहीं बना रहे, बनाओ। अब क्या होगा, देखो कितना पढ़ लिया हमने, फ़ॉन्ट पढ़ लिया, फ़ॉन्ट का मैंने बता दिया, फ़ॉन्ट साइज़ बता दिया ना मैंने। एक चीज़ और बता दूँ इसमें, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली में हम क्या करते हैं, साइज़ से कोई लेना देना इसका नहीं है, फ़ॉन्ट बदलते हैं एक तरह से। फ़ॉन्ट फैमिली में जैसे हम एरियल डालते हैं, ये एक फ़ॉन्ट का नाम है, फ़ॉन्ट फैमिली का नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये नॉर्मली थोड़ा सा चेंज आया, देखो फ़ॉन्ट में थोड़ा सा चेंज आया। अगर मैं इसे कमेंट आउट करूं, कमेंट आउट का मतलब आपको पता होगा ना अब तक, सेव करूं, तो देखो ये कुछ और फ़ॉन्ट का है, और इसे अगर मैं नॉर्मली करूं तो ये कुछ और फ़ॉन्ट का है। ऐसे फ़ॉन्ट बदल सकते हो। अगर आपको कुछ स्टाइलिश फ़ॉन्ट चाहिए अलग अलग, तो गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट उसकी फ़ॉन्ट फैमिली निकाल लो। अब देखो इससे एक चीज़ और पता लगी, एक चीज़ और बताता हूँ, मतलब कि आपको कलर मैचिंग बनानी होगी। वेब डिज़ाइन करते हुए आपको कलर कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं, तो वो गूगल पे सर्च करोगे आप, भाई कलर कॉम्बिनेशंस दे दो, फ़ॉन्ट का कलर ये होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट का कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर ये होना चाहिए, गूगल पे सर्च करोगे। फ़ॉन्ट फैमिली आप गूगल पे सर्च करोगे, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आप गूगल पे सर्च करोगे भाई, ऐसे ही बनती है वेबसाइट। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, गूगल पे सब सर्च करते हैं भाई, गूगल पे सर्च करके ही बनती है। आप कोई परफेक्ट नहीं है, मतलब आप ये फ़ॉन्ट फैमिली याद करोगे, ऐसी कुछ नहीं होता, कोई किसी को याद नहीं रहती, सब गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। ऐसे आप कर लेना, ये फ़ॉन्ट फैमिली वाला भी आपको आ जाना चाहिए अब तक। अब आते हैं फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स काफ़ी मतलब थोड़ा सा तिरछा है, देखो थोड़ी सी तिरछी चीज़ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा CSS में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा फ्लैक्स बॉक्स है। कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे इसे, वो जानते हैं। फ्लैक्स बॉक्स, इसके लिए एक नया एलिमेंट बनाते हैं पहले तो। लेट्स सी हमारी वेबसाइट कैसी है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसे मैंने करा कट, अब इसे यूज़ करूँगा, पैराग्राफ जो हमने 3 बक्से बनाए थे ना भाई, उसे यूज़ करूँगा। मैंने क्या करा, एक डिव टैग बनाया। डिव टैग मैंने क्या कहा था, एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर मैंने क्या करा, अपने तीनों पैराग्राफ टैग्स डाल दिए, तीनों पैराग्राफ टैग्स डाल दिए। अच्छी बात है भाई, डालो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली वही काम हुआ, कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि डिव टैग एक तरह से कंटेनर हुआ, तो आप मानो कि एक इमेजिनरी यहाँ पे एक कंटेनर है। इसे शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ कंटेनर कैसे है, मतलब इतना सारा, तो एक स्टाइल ऐड करके हम बैकग्राउंड कलर रेड दे दूँ, 2 मिनट को बस हटा दूंगा फिर से। देखो ये पूरा एक कंटेनर आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर ये 3 पैराग्राफ टैग्स हैं, ये समझ आ गया कि ये कंटेनर है। इसे वापस नॉर्मली कर देते हैं, चलो नॉर्मल, हमारे एक कंटेनर है, उसके अंदर 3 पैराग्राफ टैग्स, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो इस फ्लैक्स बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, वही तो करा है हमने, एक डिव टैग बनाया, एक बॉक्स हो गया, उसके अंदर हमने मल्टीपल एलिमेंट्स डाल दिए, मल्टीपल पैराग्राफ टैग्स डाल दिए, मल्टीपल इनपुट बॉक्स डाल दो, मल्टीपल शेप्स डाल दो, मतलब एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। उसको फ्लैक्स बॉक्स का मतलब, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसकी अच्छे से उसे अरेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, डिव टैग, यहाँ पे एक आईडी देता हूँ आपको, इससे मैं CSS में आईडी की मदद से स्टाइलिंग करना भी सिखाऊंगा। आईडी, ठीक है, इसकी दे दें हम ID1, नॉर्मली कुछ भी नाम रखना है हमें, रख दिया, ठीक है। अब हमें अगर CSS फाइल में चेंजेस करने होंगे, अगर हमें टैग की मदद से डायरेक्ट टैग में स्टाइलिंग करनी हो, तो हम क्या करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे CSS फाइल में P नाम से टैग बनाया था, P नाम के P लिख के कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, उसके अंदर चेंजेस कर लिए, स्टाइलिंग कर ली अपनी, ठीक है। अब हमें आईडी की मदद से यहाँ पे चेंजेस करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हैशटैग लगाएंगे, हैशटैग के बाद आईडी का नाम, जिस आईडी के मतलब आप एलिमेंट को चेंजेस करना चाहते हो, थोड़ी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो, उस आईडी का नाम यहाँ पे आ गया। हैशटैग ये बताएगा भाई ये आईडी होगी, ठीक है,
ये हो गया। अब इसके अंदर हम स्टाइलिंग कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे इतनी सारी स्टाइलिंग करी, हम यहाँ पे कुछ भी स्टाइलिंग कर देंगे। हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। अब फ्लेक्स बॉक्स को एक्टिव करना जरूरी है, मतलब फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज थोड़ा साइड रख दो अभी। अभी हम क्या चाहते हैं, हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि भाई ये जो बॉक्स है, ये जो डिव नाम का बॉक्स है, ये नॉर्मल बॉक्स नहीं है, ये एक फ्लेक्स बॉक्स है। तो इसे बताने के लिए हम एक लाइन लिखेंगे, भाई डिस्प्ले फ्लेक्स। इस लाइन की मदद से वो हो जाएगा कि डिस्प्ले ये फ्लेक्स बॉक्स है, फ्लेक्स बॉक्स हमारा एक्टिव हो गया। अब एक चेंज यहाँ पे आया होगा, आप नोटिस करना, सॉरी, हाँ ठीक है। इसमें चेंज ये है कि भाई फ्लेक्स बॉक्स जैसे ही हमने एंटर करा ना, ये जो ध्रुव ये वर्टिकली लिखे थे पहले, अब ये हॉरिजॉन्टली लिखे। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है फ्लेक्स बॉक्स की। फ्लेक्स बॉक्स में कुछ भी आप मल्टीपल आइटम्स लिखोगे और उसमें अगर आप वर्टिकली अरेंज नहीं करना चाहते, हॉरिजॉन्टली कुछ भी मतलब आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो डिफ़ॉल्ट वाइज एलिमेंट्स को रो वाइज मीन्स क्या कह सकते हैं हम, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देगा। ठीक है, अब ये 3 एलिमेंट्स थे यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए, क्योंकि हमने बता दिया भाई ये फ्लेक्स बॉक्स है। ये जो पूरा कंटेनर है जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये पूरा फ्लेक्स बॉक्स है, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गया इसके अंदर के आइटम्स। ठीक है, हम क्या चाहते हैं अब भाई, आपको ये तो पता होगा कि डिव वाला ये पूरी स्पेस लेता है, मतलब ये पूरी विड्थ। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए इसका बैकग्राउंड कलर पहले रेड कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब हमें पता चल गया भाई ये पूरी विड्थ ले रहा है, डिव मैंने बताया था आपको पूरी विड्थ ले रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे डिव टैग के अंदर जो ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ये चिपके बड़े यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे। मैं क्या चाहता हूँ, एक यहाँ पे रहे, एक बीच में रहे और एक बिल्कुल राइट में रहे, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ। उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जस्टिफाई कॉन्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जस्टिफाई कॉन्टेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेस अराउंड। ठीक है, स्पेस अराउंड से क्या होगा कि भाई एक लेफ्ट में आ गया, एक राइट में आ गया, एक सेंटर में आ गया, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर स्पेस के साथ, उसके मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड भी स्पेस हो और बीच में भी स्पेस हो, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेस अराउंड। ऐसे ही अगर हम स्पेस इवनली करें, स्पेस इवनली और अराउंड में एक फ़र्क, ध्यान से, थोड़ा सा गैप का फ़र्क है, लेकिन क्या फ़र्क है थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। स्पेस अराउंड में क्या होता है कि मतलब जो ये मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये है, जैसे यहाँ मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसके जो लेफ्ट वाला हमारा गैप छुटा हुआ है ना, ये रहेगा हमारा इक्वल रहेगा बिल्कुल इनके, मतलब मिडल वाले और साइड वाले दोनों गैप इक्वल रहेंगे। लेकिन हमारा अराउंड में एक डिफरेंस होता है, सॉरी, हाँ, अराउंड में एक डिफरेंस होता है, जो मिडल का गैप है ना, इन एलिमेंट्स के बीच में जितना गैप है उसका हाफ वो होगा हमारे साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इतना हो गया। कोई अच्छी समझ आ जाना चाहिए आपको, गैप का फर्क रहता है दोनों में, अरेंज करने के डिफरेंट तरीके हैं और कुछ नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो 3 एलिमेंट्स है बिल्कुल सेंटर में आ जाने चाहिए, जैसे चिपक के लेफ्ट में पड़े थे वे, वैसे वे सेंटर में आ जाने चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर लिख दूंगा। सेंटर में क्या हो गया, वो सेंटर में आ गया भाई। ऐसे ही मैं राइट में जाता हूँ भाई, तो राइट करके देख लेते हैं क्या होता है, राइट में आ गया, अच्छी बात है, राइट में हो गया। ऐसे कुछ जस्टिफाई कंटेंट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट के थोड़े से मतलब ये है, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड मैंने बताई दिया, मतलब आप यहाँ पे अगर स्टार्ट लिखोगे तो ये सारे स्टार्ट में आ जाएंगे। जैसे लेफ्ट वाला था वो लेफ्ट में पैसे पड़े थे, नॉर्मल ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है। वैसे ही अगर फ्लेक्स एंड करोगे तो ये राइट वाले की तरह हो गया, मतलब बिल्कुल राइट में चला गया। राइट लिख लो या फ्लेक्स एंड लिख लो, दोनों एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक ही शो करेंगी ये। ठीक है, फिर स्पेस स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, सेंटर हो गया, स्पेस बिटवीन, अराउंड इवनली हो गया, ये आप ध्यान रखना। बिटवीन में क्या होगा, जो मैंने प्रॉपर आपको बताया था ना कि भाई कहाँ गया हमारा ये वेब पेज है, इसमें जो 3 एलिमेंट है ये बिल्कुल कोने में आए। अभी क्या था, हमने स्पेस अराउंड और इवनली में क्या था, साइड में भी स्पेस आ रहा था, उससे बचने के लिए क्या होगा, स्पेस क्या था वो, सॉरी। और अब हम क्या चाहते हैं भाई, एक ध्रुव यहाँ पे आए, एक एलिमेंट यहाँ पे आए और एक एलिमेंट यहाँ पे बिल्कुल कोने में और एक एलिमेंट बिल्कुल सेंटर में। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, भाई हम करते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब यही रहेगा कि भाई स्पेस बिटवीन में रहेगी उन सारे एलिमेंट्स के,
साइड में नहीं रहेगी, ऐसे ही कुछ शो होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल लेफ्ट चला गया, राइट चला गया और ये सेंटर में आ गया। ये थोड़ी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है। फ्लेक्स बॉक्स सिर्फ इतना नहीं है, काफ़ी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी इसके फंक्शंस हैं, लेकिन एक एक करके बताने चलूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब आपको कोडिंग करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए ही ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। आप क्या करना, मैंने आपको वेब पेज बनाने का तरीका बता दिया, वेब पेज लाइव करने का तरीका बता दिया अपने सिस्टम में। अब आपकी ड्यूटी ये है कि आपको एक ऐसी वेबसाइट बनानी है फ्रंट एंड जिसमें मतलब कोई फंक्शनैलिटी ना हो। फंक्शनैलिटी के लिए क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मैं पढ़ाऊंगा, कभी और पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं। इस वीडियो में HTML CSS तक रखा है मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट बनाएं, एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें आप इमेजेस ऐड करें, आप फ़ॉन्ट्स, अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स लगा के एक बढ़िया सी वेबसाइट, लाइक कोई वेबसाइट चुन लेते हैं, यूट्यूब पे ही जाते हैं एक बार, सॉरी डायरेक्ट भी जा सकता था मैं एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो ये यूट्यूब आपको दिख रहा है, अभी दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, हाँ ये यूट्यूब आपको दिख रहा है पूरा। तो इसमें क्या है, मतलब ये थंबनेल है, ये वीडियो का, चलो छोड़ो वीडियो का, अभी आपके लिए नहीं है। हमें क्या दिख रहा है, ये एलिमेंट्स है, ये एक एलिमेंट है, होम लिखा है, ये सिंबल लगा है, इमेज लिखी है, एक तरह से सिंबल लगाना हो तो SVG नाम से एक टैग होता है, उसके थ्रू आप वो एक्सप्लोर करिए, खुद ChatGPT से पूछिए भाई SVG क्या होती है, हम कैसे लगा सकते हैं अपने HTML CSS कोड में, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, ये SVG आइकन है, ये टेक्स्ट है, ऐसी ये SVG आइकन है, टेक्स्ट है, ऐसी ये जो है ये इमेज है, ये एक इमेज है। आप पता कैसे लगा सकते हो भाई कौन सा टेक्स्ट है, कौन सी इमेज है, कौन सा आइकन है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करा, उसके बाद इंस्पेक्ट पे गए, क्या करा मैंने, राइट क्लिक करा, उसके बाद मैं इंस्पेक्ट पे गया, ठीक है। अब मेरे आगे ऐसा कुछ इंटरफेस आ चुका है। अब इसमें ओके, आप ये शो हो रहा होगा आपको, देखो ये इतनी सारी भद्दी सी, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स सी HTML हमारे सामने निकल के आ रही है तो HTML ही, हमें देख के पता लग रहा है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, जैसे YouTube दिख रहा है ये, मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे पता लगाना है भाई ये क्या है, ये जो है ये बटन है, ये डिव टैग है, ये क्या है, इस पर क्लिक करूँगा अगर, सॉरी पहले यहाँ पे क्लिक करो, इस एरो पे क्लिक करोगे आप, एंड देन आप क्या करो, इस पर क्लिक करो तो आपको पता लग जाएगा। देखो इनपुट टैग में हमने टच करा यहाँ पे, तो उसकी विड्थ और हाइट निकल के आ गई, उसका डायमेंशन निकल के आ गया, पैडिंग निकल के आ गई भाई, पैडिंग थोड़ी लेफ्ट साइड में दे रखी है, राइट साइड में दे रखी है, ऐसे कुछ आ गया। बाकी एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमें ऑब्वियसली पता ही है। अब इस पे जाए बटन, तो ये क्या है भाई, ये एक टेक्स्ट स्टाइल है, एक डिव टैग ही मानो भाई। इसका कलर, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो इतना है, FFF कलर को वाइट, रेड, ब्लू लिखने के बजाय RGB कलर्स में या हैशटैग 6 डिजिट कलर्स में भी आप लिख सकते हो। इस चीज़ को भी ज़रूर आप एक्सप्लोर करना, काफ़ी काम आएगी। कलर क्योंकि हम मोस्टली डायरेक्ट नहीं लिखते, रेड ब्लू वाइट ऐसे नहीं लिखते, हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ये एक्सप्लोर आप खुद से करना, ठीक है। फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स रोबोटो, एरियल ऐसे कुछ हैं, 14 पिक्सल्स इसका साइज़ है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम किसी भी वेबसाइट्स की यहाँ पे पता लगा सकते हैं भाई, इस वेबसाइट में ये आइकन, इसकी मतलब क्या क्या CSS है, इसकी मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी बहुत हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट को youtube.com को कॉपी कर सकते हो तो अच्छी बात। चलो इसको ना भी कर पाओ, देखो इसमें वीडियो वगैरह, तो मैं ये प्रोजेक्ट आपको नहीं दूंगा। मैं क्या दूंगा आपको, क्या देना चाहिए, instagram.com देख के देखूँ क्या, देखता हूँ इंस्टाग्राम का फ्रंट एंड कैसा है, वेब का, लेट्स सी। नहीं तो मेरा खुल गया, इंस्टा खुल गया मेरा, सॉरी इसे हटाते हैं, google.com ही लिखते हैं। चलो नॉर्मल ये जो वेब पेज दिख रहा है ना आपको, इसमें क्या दिख रहा है, ये ऊपर के आइकन्स छोड़ देना, ये जो दिख रहा है ना, ये आपको ये बनाना है, ये आपका टास्क है। और ये जो पूरा है यहाँ पे कस्टमाइज क्रोम लिखा है, यहाँ पे बटन है, ये बटन है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इससे कि भाई बटन की फंक्शनैलिटी क्या होती है, मतलब बटन क्यों कहलाता है, क्योंकि उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है।
अब दिक्कत ये है कि मतलब बटन अगर बनाने चलोगे ना आप, तो उसकी CSS हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल रहेगी और उसे स्टाइलिंग देना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हम क्या करते हैं भाई, ये डिव टैग है, ये आप ध्यान रखना। अगर ऐसे बटन, तो उसका अल्टरनेटिव एक और है कि भाई बटन की जगह हम डिव टैग बनाते हैं। मतलब डिव टैग भी क्या है, मतलब एक एलिमेंट है, इसका बैकग्राउंड हमने ब्लू दे दिया, जो भी ये कलर है स्पेसिफिकली, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब जो इसकी क्लिकिंग की हमारी जो मतलब क्लिक के बाद जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, वो तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट से करेंगे हम। तो शो करने के लिए भाई ये डिव टैग को हम ऐसा बटन भी मान सकते हैं। तो बट ज़रूरी नहीं है बटन बनाने के लिए बटन टैग का यूज़ करा जाए, डिव टैग बना के एक बटन जैसा उसे शो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर लेंगे जावास्क्रिप्ट में आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सेम स्टाइलिंग आपको करनी है, लाइक इनपुट टैग है आपको ऐसा बनाना है, यूट्यूब टैग आपको ऐसा बनाना है, ये चीज़ें आपको करनी है। तो आप कोशिश करिएगा, छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट के एंडिंग में हम बनाने की कोशिश करेंगे टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट काफ़ी मतलब हल्का सा प्रोजेक्ट रहता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू तो रहती नहीं। देखो टू डू लिस्ट हर कोई बना के बैठा है, आपको डायरेक्ट कोड भी मिल जाएगा टू डू लिस्ट का, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा। प्रैक्टिस के लिए टू डू लिस्ट बनाएंगे। अगली वीडियो ज़रूर देखना, जब भी आएगी जावास्क्रिप्ट की वीडियो आएगी, पूरी प्ले लिस्ट मेंटेन करूंगा मैं वेब डेवलपमेंट की, जितना मेरे से हो सकेगा। बाकी HTML और CSS सिर्फ इतना ही है, और बाकी आप सिर्फ प्रैक्टिस से सीखोगे। इतनी बात ठान के रख लो बस, और कुछ नहीं है। और फिर मिलते हैं कभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर मार देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पता है पढ़ने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी वीडियो बनाने में लग जाती है, पढ़ाने में लग जाती है। तो लाइक कर देना यार, क्या जा रहा है, एक लाइक में क्या जा रहा है। सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर करो भाई, जिसको वेब डेवलपमेंट सीखनी है, जिसको वेब पेजेस बनाने थोड़े फैसिनेटिंग लगते हैं, थोड़े सीखने में मन है, या फिर बीटेक के लिए, बीटेक कर रहे हो, BCA कर रहे हो, कोई अपनी डिग्री के लिए बनाने हो, प्रोजेक्ट्स बनाने, तो उसके लिए सीखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए अगर सीखनी हो तो शेयर करो, दबा के शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जावास्क्रिप्ट की।